आप सुन रहे हैं कहानी तुम पिन भाग 5। नम्रता ने आशुतोष के दोस्त से बात की और उसके बाद से उसके मन में ढेरों उथल पुथल सी मचने लगी। फ़ोन कट गया, पर देर तक फ़ोन का चोगा हाथ में लिए नम्रता सोचने की मुद्रा में बैठी रही। उसके अंदर संवेगों का तूफान उमड़ रहा था। वह कुछ सोचकर आशुतोष के पास फिर गई। वह आशुतोष के कमरे की ओर बढ़ रही थी। धीरे से दरवाज़ा खोलकर अब वे अंदर आती, दरवाज़ा बंद कर आशुतोष के बेड की तरफ देखती है। आशुतोष सो रहा था। किसी किताब को सिरहाने रखे वो जैसे किसी निश्चल बच्चे की तरह सपनों की दुनिया में गुम था। नम्रता दबे पैर उसकी तरफ बढ़ती हुई उसके बहुत करीब जाकर रुक जाती है। थोड़ा झुककर वो उसको करीब से देखती है। उस चेहरे पे पूर्ण शांति छाई थी। कुछ पल तक नम्रता उसे देखती रही, फिर जाने क्या सोच बेचैन होकर उसके माथे को हौले से चूम लेती है, जिससे वो नींद में ही मुस्कुरा उठता है। उसकी मुस्कान देख वह भी धीरे से मुस्कुरा दी। नम्रता उठकर अपने चारों ओर देखती हुई एक छोटा सा स्टूल पंखे के ठीक नीचे रखकर अपने गले में दुपट्टा खींचकर पंखे से लटकाने लगती है। अपने अनभ्यस्त हाथों से मुश्किल से उसका एक फंदा तैयार कर एक नज़र आशुतोष की ओर डालती है। जाने वे क्या करने वाली थी, उसे भी नहीं पता था। उसके चेहरे पर एक कशिश भरी मुस्कान तैर जाती है। वह फंदा अपने गले में डालकर स्टूल को अपने पैर से दूर फेंक देती है। स्टूल नाचता हुआ बेड के लोहे के पैर से जोर से टकराता है, जिससे वातावरण में उस पर बेड की झंकाहट और नम्रता की घुटी आवाज़ एक साथ गूंज उठती है। आशुतोष झटके से आंखें खोलता है। उसकी खुली आंखें सामने गुलाबी ड्रेस में नम्रता को दुपट्टे के फंदे से कशमकश करती हुई वह देखती है। फिर देख वह बिजली की फुर्ती से उठता हुआ दौड़ कर नम्रता को अपनी गोद में उठाकर उसे फंदे से मुक्त कर देता है। अब फर्श पर उसे अपने अंक में समेटे वह पागलों की तरह चीख रहा था और यहाँ तहाँ दीवानों की तरह उसे चूमने लगता है। नम्रता अपनी घुटी सांसों में अपनी क्लांत आंखों से आशुतोष की बाहों में पड़ी उसे देख रही थी। जल्दी ही इस रूम का दरवाज़ा खुलता है और बहुत सारे चेहरे वहाँ प्रवेश करते हैं। वे सब उन दोनों को अलग कर देते हैं। कुछ वार्ड बॉय आशुतोष को उसके बिस्तर पर जबरन थामे थे और एक डॉक्टर उसे शांत करने उसकी बाह में इंजेक्शन लगा रहा था। जब चीखते चीखते आशुतोष शांत हो जाता है तब सबका ध्यान नम्रता की ओर जाता है, जो वहां से जा चुकी थी। केबिन में बैठी नम्रता सर झुकाए अपने नाखूनों से टेबल का कोना खुरच रही थी और डॉक्टर चौहान पीठ पर हाथ बांधे टहलते हुए कह रहे थे, तुम इस हद तक गुजर गई और तुमने मुझे कुछ बताना भी जरूरी नहीं समझा। नम्रता अभी भी चुप थी। तुमको पता है इसके क्या परिणाम हो सकते थे? आशुतोष की स्थिति और भी गहन हो सकती थी, और अगर सचमुच तुम्हें कुछ हो जाता तो मेरी और मेरे हॉस्पिटल की क्या इमेज रह जाती। वे रुककर नम्रता की ओर देखते हैं। वे अभी भी सर झुकाई थी। आप चिंता क्यों कर रहे हैं? इस बार मनोरमा आशुतोष द्वारा बचा ली गई है। वो धीरे से मुस्कुराती है, पर डॉक्टर चौहान के चेहरे पे घबराहट तैर जाती है। वे हैरत से उसकी तरफ देखते हैं। नम्रता उठकर जा रही थी। वे दूसरे दिन मिलने आई, लेकिन वो कमरा खाली देख व्याकुल हो उठती है। एक वार्ड बॉय बताता है कि डॉक्टर चौहान आशुतोष को कहीं बाहर ले गए हैं। कहाँ कोई नहीं जानता था। ये सुनकर वे और बेचैन हो उठी। उस पर बिन पानी की मछली से तड़प उठी थी। वह आज की बूंद भी नहीं थी चारों ओर, बस दुर्दम में समय के विशाल टीले थे, जिनके चारों ओर नैराश्य की रेतीली रेत बिखरी पड़ी थी। वे उदास वहीं बैठी उस बंद दरवाजे को एकटक देखती रही, तब तक जब तक वार्ड बॉय आकर उसे बाहर जाने को नहीं कह देता। घर भी पहुंचकर उसका मन नहीं लगता। हर पल आशुतोष का उदास चेहरा उसे अपनी आंखों के सामने दिखता।
जो उसे अपनी पनाह में खींच रहा होता। वह बेरहम वक्त की दीवार वे उलांघ कर उसके निकट नहीं पहुंच पाती तो इससे उस पल उसमें और बेचैनी भर उठती। इसी उन्माद में वे आशुतोष की डायरी के एक एक पन्ने की चिंदी चिंदी कर डालती है। फिर उस पल के बाद उन पन्नों को फर्श से बटोरती हुई सीने से लगाए मातम मनाती देर तक एक टक बैठी रहती है। आखिर उसे पता चला कि डॉक्टर चौहान वापस आ गए हैं। नर्मदा उद्दीन सी लगातार हफ्तों से डॉक्टर चौहान के केबिन के चक्कर काट रही थी, पर हर बार वे उसे अभी इलाज चल रहा है, अभी नहीं मिल सकते, यही कह के टाल देते। पर आज तो वो विफर पड़ी। मैं क्यों नहीं मिल सकती आशुतोष से? नम्रता हो तुम? शायद मनोरमा को जीते जीते भूल गई तुम ये बात। एक डॉक्टर होने के नाते मैं भी उसे तुमसे नहीं मिलने दे सकता। तुम आशुतोष से मिलने के अलावा कुछ भी कहो, मैं पूरा करने को तैयार हूँ। नम्रता अवाक उनका चेहरा देखती रही और वे लंबे लंबे डग भरते हुए अब उसके सामने से चले गए। नम्रता पथराई आंखों से देर तक उसी ओर देखती रही जहां से वे जाते जाते अब लुप्त हो गए थे। उस संवेद पल में एकांत में खड़ी रह गई। खाने की मेज पर आशुतोष अपने पिता के साथ बैठा था कि एक आवाज ने दोनों का ध्यान उस ओर खींचा। डॉक्टर चौहान बाहर निकले तो चपरासी को गेट बंद करते देखकर उन्होंने पूछा, कौन है वहाँ? कोई नहीं साहब, एक लड़की जबरन पीछे से बंगले के अंदर आने का प्रयास कर रही थी, पर साहब मैंने उसे बाहर कर दिया। अब कोई चिंता की बात नहीं। उनके चेहरे पर परेशानी की लकीरें उभर आईं। डैड क्या हुआ? अब आशुतोष आ चुका था। उसकी आवाज़ सुन वे एकदम से मुस्कुराने लगे। अरे कुछ नहीं बेटा, अब तुम अपने कमरे में जाओ और आराम करो। जल्दी ही पलट कर वापस चल दिए। दिन गुजरे, आशुतोष की नौकरी लग गई। एक दिन वह अचानक से अपने पिता से मिलने उनके मानसिक चिकित्सालय आ गया। वह चाहता था कि उसके पिता अचानक उसे सामने देखकर खुश हो जाए। आशुतोष वहां चल देता जिधर डॉक्टर चौहान गए थे। देखता है कि उसके पिता किसी मरीज को शॉक ट्रीटमेंट देकर बाहर निकल रहे हैं। वे अचानक से आशुतोष को सामने दिख चौंक जाते हैं। सरप्राइज! वे खुशी में एकदम से उनके गले लग जाता है। तुम चलो यहाँ से। लेकिन डॉक्टर चौहान के चेहरे पे उलझन और घबराहट के मिले जुले भाव थे। अपने पिता के साथ चलते उस कमरे की तरफ से लगी खिड़की की ओर उसके पीछे के चेहरे को एक झलक देखता है। एक सुस्त अपने में गुम चेहरा था वहां। आशुतोष उस चेहरे को देखने के बाद उस पर से अपनी नजरें नहीं हटा पाता। जाने कैसा अनजाना सा एहसास उसके जहन में कौंध जाता है। पर डॉक्टर चौहान जबरन उसका हाथ पकड़े उसे वहां से ले गए। डैड, वह कौन थी और मुझे उसे देखकर ऐसा क्यों लग रहा था कि मैंने पहले उसे कभी देखा है? कि कैसी अनुभूति थी जो मुझे हुई? कुछ नहीं बेटे, दरअसल ऐसे मरीजों को देखकर ऐसा ही महसूस होता है। ये लड़की मनोविज्ञान पर शोध कर रही थी, पर अफसोस मनोविज्ञान पढ़ा तो लेकिन समझ नहीं पाई। इतना कह के वे आशुतोष के साथ चलते हुए कार में बैठ के अपने बंगले की ओर रवाना हो जाते हैं। कहानी समाप्त। उम्मीद है आपने कहानियों के 5 भाग पढ़ लिए होंगे और आपको पसंद आए होंगे। पसंद आने पे लाइक करें और अपने मित्रों से शेयर करके इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।